अगर आप भी बिजनेस करियर या लाइफ के अंदर अपने रियल पावर चाहते हैं तो ये बात को अच्छे से समझ लो। वो लोग सिर्फ हार्ड वर्क कर वहां तक नहीं पहुंचे। हार्ड वर्क तो बस सबके सामने बोलने वाली बात होती है। दे आर एक्चुअली डूइंग स्मार्ट वर्क। ये एक ऐसी पावर है जो आपको बिना रूल समझे समझ में नहीं आएगी। इसी पावर के रूल को समझाती है ये एक बुक 48 लॉज ऑफ पावर। ये कोई मोटिवेशनल या डिसिप्लिन वाली बुक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी गाइड है। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इसको यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में इस किताब के हम 16 पावर ऑफ रूल्स को समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे रूल्स को जानने वाले हैं जो कि आपको स्कूल्स कभी नहीं सिखाते, आपको ये समाज ये सोसाइटी आपको कभी नहीं सिखाएगी। ये कुछ ऐसे लॉज है जो आज के वक्त में भी बहुत सारे पावरफुल लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ओपनली इसके बारे में आज तक कोई बात नहीं करता क्योंकि ये लोगों को मैनिपुलेटिव, लोगों को गुमराह करने वाली चीज लगती है। लेकिन ये इतने पावरफुल लॉज है जो कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल देंगे। और इस वीडियो के हम 3 पार्ट लाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में 16 लॉज देखेंगे, दूसरे पार्ट में 16 लॉज देखेंगे और थर्ड पार्ट में 16 लॉज देखेंगे। और आपको हर एक वीडियो के अंदर नए नए लॉज ऑफ पावर सिखाए जाएंगे जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। और ये आपको बिजनेस और करियर के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज देंगे। अगर आप इस पावर के गेम को खेलना चाहते हो तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी, तभी आपको ये लॉज अच्छे से समझ में आएंगे। लेट्स बिगिन विथ लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन दी मास्टर। इस लॉ का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप आपके बॉस से ज्यादा शाने बनने की कोशिश करोगे या उससे ऊपर दिखने की कोशिश करोगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। मान लो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। समझो आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, रात दिन मेहनत करके, सालों की मेहनत लगाकर, जो कि कंपनी की ग्रोथ 2x तक कर सकती है। तो आपको लगेगा कि मैं अगर अपने मैनेजर को या अपने टीम के लोगों को ये बात बताऊंगा, हो सकता है कि वो लोग मेरा क्रेडिट चुरा ले। तो इसलिए आप डायरेक्टली ये बात जाकर आपके बॉस को शेयर कर देते हो। तो इन सब चीजों के अंदर आपने आपके मैनेजर या टीम को इस लूप के अंदर रखा ही नहीं। तो आप क्या सोचते हो कि आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा और आपके टीम मेंबर एकदम इनसिक्योर हो जाएंगे आपसे। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास सीईओ का अप्रूवल ही क्यों ना हो, ये लोग आपके काम में टांग अड़ाना शुरू कर देंगे। और एक सिंपल सी चीज है, किसी भी बॉस को ये पसंद नहीं होता कि अपना एम्प्लॉय जो मेरे नीचे काम करता है या वो मेरे आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उनकी सोच ये रहती है कि मैं 15 और 20 साल से इतनी मेहनत कर इस स्टेटस पर पहुंचा हूं कंपनी के अंदर, और कल का आया हुआ लड़का मुझसे आगे आने की कोशिश कैसे कर रहा है। दिस इज नोन एज ईगो क्लैश। इसलिए इस चीज को हैंडल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। विराट कोहली की लीडरशिप और एग्रेशन क्वालिटी हम सबको पता है। 2014 में जब उन्होंने एक स्टेट मैच संभाली थी, उन्होंने सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी से सीखा था। 2014 में उन्होंने स्टेट कैप्टनशिप जब संभाली थी, उन्होंने तब सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी से सीखा था और उनका रिस्पेक्ट सबसे पहले मेंटेन करने पर उन्होंने फोकस किया। अगर विराट कोहली पहले ही दिन महेंद्र सिंह धोनी से ओवरशैडो यानी उनको ओवरटेक करने की कोशिश करते तो उनकी जर्नी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि एक ओवर होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के पास जाकर विराट कोहली कुछ ना कुछ डिस्कस करते थे, उनसे एडवाइस लेते थे। ये एक एक्चुअली बहुत ज्यादा स्मार्ट पावर मूव है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली अपने बॉस या जो आपके ऊपर का बंदा है उसको डायरेक्टली जाकर ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। और उनको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आप हमेशा उनके गाइडेंस के अंदर उनके नीचे काम कर रहे हो। बस आपकी ये सोच होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा हूँ। अगर आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा चमकने की कोशिश करोगे, तो वो आपको गिराने की कोशिश तो जरूर करेंगे। लोगों को आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, वो जल के आपको जरूर नीचे खींचेंगे। जो आपके सबसे करीबी दोस्त है वो कहीं ना कहीं आपसे जरूर जलते हैं। सोल्यूशन इज सिंपल, एक्ट डम।
बट थिंक स्मार्ट। उम्मीद है लॉ नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लॉ नंबर 2, नेवर पुट सो मच ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये जो बिजनेस और ये दोस्ती का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही ज्यादा डेडली माना जाता है। मान लो आप और आपका दोस्त मिलकर एक स्टार्टअप ओपन करते हैं और एक दिन कंपनी प्रॉफिट में चली जाती है और वहीं पर आपके दोस्त का जो बर्ताव है कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत बदलने लग जाता है। जो कल तक आपके साथ मेहनत कर रहा था, जो आपके साथ स्ट्रगल कर रहा था, जो आज जाकर आपको आपकी कंपनी से या आपके स्टार्टअप से निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर चाहिए। अगर आप कहीं पर भी देखते हो कि दो दोस्तों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया है, एक पॉइंट पर जाकर आपको लगता है कि ये जो बंदा है ये मेरी इतना डिजर्व नहीं करता, इसको जितना मैंने दिया है, जितना हमको इस स्टार्टअप ने दिया है, तो ये मेरे उतना डिजर्व नहीं करता। ये बंदा इतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी कि मैं कर रहा हूँ। तो आपकी सोच क्या बनती है कि इतनी सी मेहनत पे इसको इतने सारे पैसे क्यों दूं? अगर कोई आपने बिजनेस शुरू किया है तो वो आगे जाकर टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक बहुत फेमस मूवी है भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चोरी करते हैं। उसमें सिर्फ मिल्खा जी पकड़े जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त भाग जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन आपको बहुत बड़ी रियलिटी बताती है। हर दोस्त हर सिचुएशन में आपका साथ नहीं देगा। कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका जिगरी दोस्त क्यों ना हो, आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके रिलेशनशिप में या आपके दोस्ती में कहीं पर भी पैसा इन्वॉल्व होने लग जाता है तो उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि पैसा और पावर दोस्ती कभी भी बदल देते हैं, चाहे वो आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो। सबसे बड़ी ये चीज है कि उसके साथ कभी भी बिजनेस मत करो। अगर बिजनेस करने की जरूरत पड़ रही है या करना हो तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी हो आपके पास। नॉर्मल प्रोमिसेस पे कभी बिजनेस मत करना। अब लॉ नंबर 3 के ऊपर हम बढ़ते हैं, कंसील योर इंटेंशंस। इस लॉ को अच्छे से समझने के लिए एक चीज इमेजिन करो कि आप कोई यानी आपके दिमाग के अंदर कोई स्टार्टअप आइडिया आया है और आप एक्साइटेड होकर सबको बताने लगते हो कि मेरे पास $1 बिलियन आइडिया आया है। ये जो आइडिया शेयरिंग वाली चीज है, आप सबको बताते फिरते हो, तो ये चीज क्या होती है कि कोई और आपका आइडिया उठाकर उसको मार्केट में चलाने लग जाता है आपसे पहले। इसके बाद आपको कितना बुरा लगेगा और आपको कितना बड़ा लॉस होगा। इसीलिए धीरू भाई अंबानी आपके फ्यूचर प्लानिंग्स को कभी भी ओपनली ऐसा शेयर नहीं करते थे, ना तो किसी इंटरव्यू में, ना तो किसी ओपन स्पीच के अंदर। इसलिए उनके कॉम्पिटिटर्स गेस करते रहते थे कि उनकी अगली चाल क्या होगी। उनका फंडा एकदम सिंपल था कि जब तक मैं किसी चीज को अचीव ना कर लूं तब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं। इस लॉ का असली मकसद ये है कि आपकी जो असली स्ट्रेटेजी है उसको हमेशा छुपा कर रखो। उसको कंसील किसी भी इंटेंशन से बताना एक बहुत गलत बात है, यानी एक बहुत बड़ी बेवकूफी वाली बात। जो आपकी सीक्रेट्स है वो किसी को भी मत बताना। जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं दुनिया उसको हमेशा एक्सप्लॉइट ही करते रहते हैं, यानी हमेशा चुप रहो और एक साइलेंट किलर बन के रहो। लॉ नंबर 4 है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बोलना मतलब खुद के पैर पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारना होता है। समझो आप एक जॉब इंटरव्यू में हैं और आपसे बस एक सवाल पूछा जाता है, आपके बारे में कुछ बताइए। वो पूछते हैं कि आप आपके बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या करते हैं, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में 10 मिनट तक बस बोलते ही जा रहे हो। शुरुआत में तो इंटरव्यूअर भी आपसे खुश था, एकदम इम्प्रेस था, लेकिन एक टाइम पर जाकर वो भी बोर होने लग जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हो तो एक टाइम पर जाकर आप आपके वीक पॉइंट्स जो हैं उनको भी रिवील करने लग जाते हैं, जबकि आपसे वो किसी ने पूछा भी नहीं होता। उसके बाद आपको इंटरव्यूअर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि हमने किसी और को हायर कर लिया है आपकी जगह पर। इसीलिए रतन टाटा हमेशा एक मेजरली वर्ड्स का यूज करते थे लोगों के सामने। जब नैनो कार लॉन्च हो रही थी तब बहुत सारे लोग उनसे पूछते थे कि ये बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल होगा, इतने कम प्राइस में आप ये ऐसी कार कैसे बेचोगे। उन्होंने बस इतना कहा, पहले जो मिडिल क्लास फैमिली 2 व्हीलर अफोर्ड करती थी वो अब कार अफोर्ड कर पाएंगे। जो ये प्रॉफिट कैसे करेगी कंपनी, ये कार कैसे चलेगी, ये सब जो स्पेकुलेशंस थे उन्होंने सब मार्केट के ऊपर छोड़ दिए। उन्होंने वहां पर ज्यादा नहीं बोला, बस सही जगह पर सही वर्ड्स बोले। अगर बिना सोचे समझे अगर आप ज्यादा बोलने लग जाओगे तो लोग हमेशा आपको कम सीरियसली लेने चाहेंगे। इसलिए हमेशा कम बोला करो, क्योंकि
ज्यादा बोलने वाले इंसान को लोग हमेशा कम सीरियसली लेते हैं। और यही बात डिस्कशन में भी होती है। अगर कोई टीम बैठी है और आप सबसे कम बोल रहे हो तो सबसे ज्यादा पावर आपके पास ही आती है। इसलिए हमेशा स्मार्ट लोग खुद की बातों से ज्यादा लोगों की बातें सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब चलते हैं हम लॉ नंबर 5 की तरफ। सो मच डिपेंड ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपकी रेपुटेशन खत्म हो गई तो आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। मैं सबसे बड़ा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बियर बाइसेप की, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी बना ली थी। एक टाइम पर जाकर पॉडकास्ट लेता था, मेडिटेशन के, ज्ञान के, स्पिरिचुअल, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। बड़े बड़े लोग आते थे उसकी इस पे, लेकिन उसकी एक बात नहीं, उसकी पूरी रेपुटेशन, उसका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। करियर का तो छोड़ो, मगर उसकी जो इज्जत थी वो खत्म कर दी। उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर कुछ ऐसी बातें कही थी कि रेपुटेशन थी वो पूरी खत्म कर दी। दूसरा एग्जांपल देता हूँ विजय माल्या का, जिसे लोग गोल्ड ऑफ माइंड कहते थे। जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस थे, जो इनके हमेशा आसपास रहते थे, जो बैंक स्कैम के बाद इनका इतना बड़ा नेगेटिव नाम बन चुका था, उसके बाद इतना बड़ा इनके ऊपर इम्पैक्ट गिरा कि जो लोग इनके रिश्तेदार थे या जो लोग इनके आसपास रहते थे, इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए तक वो डरने लगे। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आप जाकर विजय माल्या का नाम लेते हो कि मैं इसका रिश्तेदार लगता हूँ और मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, तो एक बार उनकी जाकर शक्ल देखना कैसे हो जाते हैं। इसी चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि रेपुटेशन बनाने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन बर्बाद होने के लिए सिर्फ एक मूवमेंट काफी होता है। इसीलिए अपनी रेपुटेशन को, अपने वर्ड्स को हमेशा गार्ड करो। अब हम लॉ नंबर 6 की बात करते हैं, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। देखो, मार्केट का सबसे बड़ा एक रूल है, अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। डोमिनेट के लिए ऐसा सोचो कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं। आप खुद को एक घर के अंदर बैठकर एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, वहीं पर आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं जो कि वो एकदम खराब प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रहे हैं और एट द एंड वो लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। तो आप एक बात सोचकर बोलो कि किसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा। आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप उसको प्रमोट ही नहीं कर रहे हो, वो मार्केट के अंदर दिख ही नहीं रहा, तो आप उसको बड़े स्केल पे कैसे बेचोगे और वहीं पर आपकी कंपनी कैसे ग्रो होगी। यही बात हुई थी रामदेव बाबा के साथ, पतंजलि के साथ। पहले क्या होता था कि हर एक शेल्फ पर, हर एक मेडिकल शॉप पर जो सामने के रॉस थे, वहां पर पतंजलि का कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट तो आपको दिखने जरूर मिलता था। रामदेव बाबा ने तब इन प्रोडक्ट्स को और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की, एड चलाई, न्यूज़पेपर में आने लगे, तब ये जो प्रोडक्ट थे और ज्यादा बिकने लगे। दैट विल बिकेम पतंजलि इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। तब लोगों को और ज्यादा पता चलने के बाद लोग और ज्यादा खरीदने लग गए। देखो, पब्लिसिटी के बिना बेस्ट प्रोडक्ट भी हमेशा फेल हो जाते हैं। अब लॉ नंबर 7 की तरफ चलते हैं। गेट ऑर्डर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये जो लॉ है मुझे हल्का सा मैनिपुलेटिव लगता है। आपको हमेशा आपके लाइफ के अंदर थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करना चाहिए। देखो, आपने एक प्रोजेक्ट बनवाया जो कि आपके पूरे टीम के साथ, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनसे एग्जीक्यूट करवाया। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफिक डिजाइनिंग किसने किया, कॉपीराइटिंग किसने किया, टाइटल किसने लगाया, थंबनेल किसने लगाया, स्क्रिप्ट किसने लिखी, मार्केटिंग किसने की। अगर उनको काम आपका अच्छा लगता है तो उसका क्रेडिट आपको ही मिलता है। इसलिए मुकेश अंबानी ऐसे ही इतना बड़ा रिलायंस बिजनेस नहीं चलाते। इनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क और इनके पास बहुत बड़ी टीम है जो कि इनके लिए काम करती है। ये जो विजन और क्रेडिट का जो टैग है हमेशा इनके ऊपर लग जाता है, क्योंकि हमेशा अकेले काम करने पर लिमिटेशंस आ जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है जो आपके लेवल का काम कर सके। जब आपके पास कोलैबोरेटिव टीम होती है तब आप कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करने लग जाते हो। लॉ नंबर 8 की बात करते हैं। एक अदर पीपल कम टू यू, यूज वेट इफ नेसेसरी। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो पावर आपके हाथ में नहीं है, वो पावर किसी और के हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो पावर हमेशा सामने वाले के हाथ में होती है, आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप एक फ्रीलांसर हो
और क्लाइंट के लिए हमेशा आप बार बार आउटरीच कर रहे हो, तो जो पावर है वो क्लाइंट के हाथ में है, आपके हाथ में पावर नहीं है। और आप आपके क्लाइंट को और ज्यादा रेट कम करने से अच्छा और उनके नजरों से नीचे गिरने से बेहतर है कि अपने काम को इतना ऊपर उठा लो कि वो आपके रेट को मैच कर जाए। आप आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उनको आपका प्राइस एकदम जस्टिफाई लगे। अब बढ़ते हैं हम लॉ नंबर 9 की तरफ। विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट्स। सिर्फ बातें नहीं, रिजल्ट दिखाओ लोगों को। 1996 में सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐसी चीज की थी, उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा आउटरीच मिला था, बहुत ज्यादा ताने पड़ते थे लोगों से। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तब उनको बहुत सारे लोग बोलते थे कि बाउंसिंग चेस में वो हमेशा फेल हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर उस वक्त बहुत ज्यादा शांत इंसान थे, वो किसी से भी डिबेट नहीं करते थे, आर्गुमेंट बिल्कुल भी नहीं करते थे। उन्होंने डायरेक्टली 1996 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सेंचुरी मारकर लोगों को जवाब दिया। पिच हमेशा कैसी भी हो, लेकिन सचिन तेंदुलकर हमेशा तगड़ा खेल सकते हैं। देखो, अगर वो चाहते तो लोगों को आर्गुमेंट करते थे या उनको टेक्निकल चीजें बताते थे, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें नहीं किए। उन्होंने सीधा अपने एक्शन से अपनी आर्गुमेंट को जीता। अगर आप खुद को बेस्ट प्रूव करना चाहते हो आपके रिश्तेदारों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, लोगों के सामने, तो आपका काम एक्शंस के थ्रू होना चाहिए, आर्गुमेंट के थ्रू नहीं। बोलने के बजाय सिर्फ आपके काम से उसको जस्टिफाई करो। अब चलते हैं हम लॉ नंबर 10 की तरफ। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। मान लो आपके ऑफिस के अंदर एक बंदा हमेशा कंप्लेन करते रहता है, या बॉस आपका बहुत ज्यादा पार्शियल है, ये कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही और वो हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहा, तो आप उसको कंसोल करने लग जाते हो कि ऐसा नहीं होता, बढ़ जाएगी सैलरी, कंपनी को टाइम लगता है ग्रोथ करने के लिए। और हर कंपनी में ऐसे ही होता है, और ये चीज वो बार बार अब रिपीट करने लगता है, तो इसकी वजह से आपकी जो थिंकिंग है वो भी निगेटिव होने लग जाती है, और इसकी वजह से आपको फील होता है कि बिना वजह आप भी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाते हो। इसीलिए ये सबसे बुरी चीज होती है नेगेटिव लोगों की, जो कि आपकी खुद की जो उनकी खुद की नेगेटिव जो थिंकिंग है आपके अंदर, या जो आपका एरिया एनवायरनमेंट है उसके अंदर स्प्रेड करने लग जाते हैं, और बाकी लोग उसकी वजह से अफेक्ट होने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से आपको आपके लाइफ के अंदर हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। लॉ नंबर 11 की तरफ चलते हैं। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप किसी भी जगह पर रिप्लेसेबल हो तो आपकी वहां पर कोई जगह नहीं हो। आपने कहीं पर भी एक चीज नोटिस की होगी कि कोई भी बंदा अगर रिप्लेसेबल नहीं है तो उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, या वो बंदे को रिप्लेस करने के लिए टाइम और पैसा बहुत ज्यादा चला जाए, ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है कंपनी के अंदर। इसलिए आपको रिप्लेसेबल नहीं बनना है। इसलिए आपको कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा कि सिर्फ वो स्किल्स आपको आते हो, या आप उस स्किल्स के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट हो, सामने वाले से अच्छी चीज आप कर सकते हो, तो आप कभी भी रिप्लेस नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा आपके ऊपर सब लोग डिपेंडेंट रहेंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। लॉ नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यूज सेलेक्टिव हॉनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसरैम यूर विक्टिम। हमेशा सच बोलना जरूरी नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं हॉनेस्टी का यूज करो। देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने उनके इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर थे, उनको कम इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर्स थे उनके सामने एक सबसे बड़ा ट्रस्ट डेवलप हो गया। जब उनकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी तब उनको बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ने लगी। तब उन्होंने क्या किया, आईपीओ लॉन्च करने का सोचा। ऐसा हुआ, इसके बाद ऐसा हुआ कि जो उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड था वो इतना अच्छा था, इतना ट्रस्टेबल था, तो नॉर्मल पब्लिक ने भी बिना सोचे समझे उनके ट्रस्ट के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अगर वो पहले ही लोगों से बहुत ज्यादा पैसे मांग लेते या ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते तो लोग कभी भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और इन्वेस्ट कभी भी नहीं करते। इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स के ऊपर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप किया। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करके बड़ा आईपीओ लॉन्च कर दिया। अगर आप छोटी चीजों पर लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हो तो वो बड़ी चीजों पर आप पर कभी भी डाउट नहीं करते। अब चलते हैं हम लॉ नंबर 13 की तरफ। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प,
अपील टू पीपल सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। देखो लोग जो है ना वो इमोशन से नहीं, आप उनके खुद के फायदे के लिए आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप कॉलेज के अंदर हो और आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तब आप आपके सीनियर के पास जाते हो और उसको पेड़ के ऊपर चढ़ा देते हो कि आप सीनियर हो और मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके एक्सपीरियंस की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ये प्रोजेक्ट आपके एक्सपीरियंस के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपकी गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। वहां पर इसके बाद वो इंसान खुद को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करने लगेगा तो वो आपकी ना चाहते हुए भी हेल्प करने लग जाएगा। अगर आपको किसी से काम निकलवाना है तो सबसे पहले उसको पेड़ के ऊपर चढ़ाओ। अगर आप वहां पर खुद के फायदे की ही बात सोचोगे तो लोग आपकी वहां पर हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम लॉ नंबर 14 की तरफ। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। समझो आपके कॉम्पिटिटर्स कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो आप अगर उनसे डायरेक्टली जाकर पूछोगे तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालनी ही है तो आप कैसे निकालोगे? एक कैजुअल इवेंट के अंदर उनके जो टीम मेंबर है, कोई एक बंदा है तो उसके पास एक कैजुअली फ्रेंडशिप करो और हो सकता है कि सामने से वो इंसान आपको अंदर की इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे से बताने लग जाए, निकालने लग जाए। हमको पता है कि इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी पावर है और लोग बिना सोचे दोस्ती यारी में वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, इसलिए इसका फायदा जरूर उठाना आना चाहिए। डायरेक्टली उनसे मत पूछो, कैजुअली बात करते करते उनसे उन इनसाइट्स को बाहर निकालो। अब चलते हैं हम लॉ नंबर 15 की तरफ। क्रश योर एनिमी टोटली। समझो आपका कोई दुश्मन है और आप उसको आधा अधूरा छोड़ देते हो तो वो क्या करेगा कि ज्यादा चांसेस है कि वो आपके ऊपर आकर पलटवार जरूर करेगा। इसलिए अपने एनिमीज को पूरी तरीके से क्रश कर दो, उसको इस लायक छोड़ो ही मत कि कल को आकर वो बंदा आपके ऊपर पलटवार कर सके। आज की इस वीडियो के लास्ट लॉ की तरफ हम चलते हैं। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जितना ज्यादा अवेलेबल रहोगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। समझो आप किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हो, एक बार नहीं हमेशा जाते हो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, कुछ दिनों में बार बार जाते हो, तो वहां पर आपकी वो जो वैल्यू है खत्म हो जाती है। जैसे वो लोग स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू करते थे वैसे हमेशा वैल्यू नहीं करेंगे। समझो आप उन लोगों से हमेशा के लिए गायब हो जाते हो और जब जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप उनके पास जाते हो तो आपकी वैल्यू उतनी ही बरकरार रहेगी। उसके बाद लोग आपको सबसे ज्यादा वैल्यू करने लगेंगे, सीरियसली लेने लग जाएंगे। ये वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये वीडियो का बस पहला हिस्सा था। इसके बाद भी 2 वीडियो आने वाली है और आने वाली वीडियो में हम इससे भी ज्यादा खतरनाक लॉस जो इस वीडियो में हुए उनसे भी खतरनाक लॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप लोगों से मैनिपुलेट होने से बचना चाहते हो या लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हो और भी ज्यादा आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो अगली वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना।